हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके स्टडी चैनल वन प्लेटफॉर्म जॉब में। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि जेएसएससी सीजीएल ने अपनी एग्ज़ाम डेट्स निकाल दी हैं, ठीक है। तो आप अपनी तैयारी में ज़ोरों शोरों से लग जाइए। आइए हम अपनी हिंदी की क्लास को शुरू करते हैं, ठीक है। आज का पहला प्रश्न है, तथागत बुद्ध और सम्राट अशोक के अभिलेख किस भाषा में लिखे गए हैं। तथागत बुद्ध और सम्राट के अशोक के शिलालेख जो थे वो किस भाषा में लिखे गए थे, ठीक है। पहला ऑप्शन है हिंदी, दूसरा है संस्कृत, तीसरा है पाली, चौथा है प्राकृत। क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पाली। तथागत बुद्ध और सम्राट अशोक के जो अभिलेख थे वो किस में थे? पाली लिपि में थे, ठीक है। आइए चलते हैं अपनी अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस भाषा को नैसर्गिक और एवं स्वाभाविक भाषा माना जाता है। तो पहला ऑप्शन है संस्कृत, दूसरा है प्राकृत, तीसरा है अपभ्रंश और चौथा है हिंदी। क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्राकृत। नैसर्गिक और स्वाभाविक भाषा किसे माना जाता है? तो प्राकृत को माना जाता है, ठीक है। आइए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन प्राकृत भाषा की साहित्यिक विद्या है। निम्न में से कौन प्राकृत भाषा की साहित्यिक विद्या है। पहला हो जाएगा संस्कृत नाटक, दूसरा है जैन साहित्य, या तीसरा ए और बी दोनों, या डी हिंदी साहित्य। क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों, संस्कृत नाटक और जैन साहित्य। कैसे? मध्ययुगीन प्राकृत भाषा जो है वो गद्य पद्य साहित्य में विशाल मात्रा में क्या है? उपलब्ध है संस्कृत में, ठीक है। और प्राकृत भारतीय भाषा जो है वो महाद्वीपों में जन भाषा रही थी। प्राकृत भाषा महाद्वीपों में क्या है? जन भाषा पहले रहती थी प्राचीन काल में, ठीक है। और जैन साहित्य जो है वो जब जैन साहित्य का जब शुरुआत हो रहा था, आगाम था, तो क्या था? महावीर भगवान जो थे जैन धर्म के, वो प्राकृत भाषा में अर्धमगधी रूप में अपना जो उपदेश दिया करते थे। जैसे भगवान बुद्ध दिया करते थे उपदेश, उसी तरह भगवान महावीर जो थे वो प्राकृत भाषा में ही अपने उपदेश दिया करते थे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों, यानी कि संस्कृत नाटक और जैन धर्म, ठीक है। आइए चलते हैं अपनी अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में किस भाषा की उत्पत्ति अपभ्रंश भाषा से हुई है। निम्नलिखित में से किस भाषा की उत्पत्ति अपभ्रंश भाषा से हुई है। तो पहला है पश्चिमी हिंदी, दूसरा है खड़ी बोली, तीसरा है पूर्वी हिंदी, या उपरोक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। अपभ्रंश भाषा जो है वो आधुनिक भाषाओं के, आधुनिक यानी आज की बोली जाने वाली भाषाओं के उदय के पहले, यानी आने के पहले उत्तर भारत में बोलचाल और साहित्य रचना की जीवांत और प्रमुख भाषा थी। अपभ्रंश जो थी वो क्या थी? आज की आधुनिक भाषा से पहले, आने से पहले उत्तर भारत की बोलचाल की और साहित्य रचना की सबसे प्रमुख भाषा मानी जाती थी, ठीक है। और इसके प्रकार क्या थे? अपभ्रंश के प्रकार क्या थे? तो नागर, उपनागर, व्राचंड, पूर्वी, पश्चिमी, दक्षिणी और उत्तरी, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आइए चलते हैं अपनी अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, भारतीय संघ की राजभाषा और राष्ट्रभाषा के घोतक के रूप में किस भाषा को जाना जाता है। भारतीय संघ की राजभाषा और राष्ट्रभाषा के घोतक के रूप में किस भाषा को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए हिंदी, संस्कृत, उर्दू, या डी
बांग्ला। क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हिंदी। जैसा कि राजभाषा किसी राज्य की भाषा या फिर किसी देश की, हमारे देश की राष्ट्रभाषा, भारतीय संघ बोला है यानी हमारे देश की, तो किसी भी राज्य और राष्ट्र, हमारे देश की राष्ट्रभाषा क्या है, अधिकतर हम किसको रखते हैं ऑफिशियल लैंग्वेज में? तो हिंदी और इंग्लिश को रखते हैं। किसको रखते हैं? हिंदी को भी रखते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आइए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, जॉर्ज ग्रियर्सन के अनुसार हिंदी भाषा की कितनी बोलियां हैं? जॉर्ज ग्रियर्सन के अनुसार हिंदी भाषा के कितनी बोलियां हैं? जॉर्ज ग्रियर्सन क्या थे? एक भाषा वैज्ञानिक थे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 7, ऑप्शन नंबर बी है 8, ऑप्शन नंबर सी है 5 या ऑप्शन नंबर डी 9। क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी 8। जॉर्ज ग्रियर्सन के अनुसार हिंदी भाषा की कितनी बोलियां थी? 8। ठीक है, आइए चलते अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, पंजाबी भाषा गुरुमुखी लिपि। गुरुमुखी लिपि के बारे में तो आप लोगों ने सुना होगा। पंजाबी लिपि है, लिखी जाती है, गुरुमुखी लिपि में लिखी जाती है। इस लिपि का विकास किस लिपि से हुआ है, यानी कि इसका ओरिजिन क्या है? तो अर्धनागरी, नंदिना नागरी, पूर्वी नागरी या शारदा लिपि। क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी शारदा लिपि। क्या हो जाएगा? पंजाबी भाषा गुरुमुखी लिपि में जो लिखी जाती है वो किस लिपि से ली जाती है? तो शारदा लिपि से ली जाती है। ठीक है, आइए चलते हैं अपनी अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन लिपि है? निम्नलिखित में से लिपि कौन सी है बताना है। तो पहला है असमिया, दूसरा कैथी, तीसरा टाकरी या ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। मतलब लिपि सारे हैं ये, असमिया, कैथी, टाकरी, सारे क्या हैं? लिपि हैं। ठीक है, आइए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, देवनागरी लिपि की सर्वाधिक प्राचीन रूप किस शिलालेख में पाया गया था? देवनागरी लिपि की सर्वाधिक प्राचीन रूप किस लिपि में यानी किस शिलालेख में पाया गया था? पहला है धूलिया शिलालेख, दूसरा है समग्र शिलालेख, तीसरा है पैथन शिलालेख या डी बड़ौदा शिलालेख। क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? तो इसका सही आंसर हो जाएगा समग्र शिलालेख। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। आइए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन विश्व की सर्वाधिक वैज्ञानिक लिपि है? विश्व की सर्वाधिक वैज्ञानिक लिपि कौन सी है? रोमन, चीनी, देवनागरी या ऑप्शन नंबर डी अरबी। क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट आंसर, देवनागरी लिपि। ठीक है, सर्वाधिक वैज्ञानिक लिपि है। कैसे? देवनागरी लिपि को सबसे अधिक वैज्ञानिक लिपि इसलिए भी बोला जाता है क्योंकि जैसी ये लिखी जाती है वैसी बोली जाती है, और इनके उच्चारण में क्या होते हैं? निश्चित स्थान होते हैं, और उन निश्चित स्थानों से ही क्या है उनका उच्चारण होता है। ठीक है, तो देवनागरी लिपि को वैज्ञानिक लिपि भी कहते हैं। ठीक है, आइए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस लिपि के लेखन इतिहास की पहली सीढ़ी मानी जाती है? यानी किस लिपि को लेखन इतिहास में यानी लिखने के इतिहास की पहली सीढ़ी मानी गई है? पहला है चित्रलिपि, दूसरा है सूत्र लिपि या तीसरा प्रतीकात्मक लिपि या दूसरा भावमूलक लिपि। क्या हो जाएगा इसका सही आंसर?
तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चित्रलिपि। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चित्रलिपि। कैसे? जो हम लोग आदि मानव थे, जब मानव सभ्यता का विकास हो रहा था, तब आदि मानव किस रूप में, वो तो लिखने पढ़ने नहीं जानते थे, तो वो किस भाषा में लिखते थे? वो चित्र बना के बताया करते थे, किसी स्टोरी को बताया करते थे, कहानी को। ठीक है, तो क्या था? चित्रलिपि था। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। आइए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, जन साहित्य पनवना सूत्र में कितने लिपियों का उल्लेख मिलता है? सॉरी, यहाँ जन नहीं जैन होगा। क्या होगा? जैन साहित्य पनवना सूत्र में कितने लिपियों का उल्लेख मिलता है? 15, 18, 13 या 20? क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 18। कितने होते हैं जैन साहित्य में? 18। ठीक है, आइए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, बौद्ध साहित्य ललित विस्तार में कितने लिपियों का वर्णन मिलता है? पहले क्या पूछा था? जैन साहित्य क्या था? पनवना सूत्र में। ठीक है, और अब क्या पूछ रहा है? बौद्ध साहित्य में ललित विस्तार में कितने लिपियों का वर्णन मिलता है? 50, 30, 64 या 41? क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, 64। क्या हो जाएगा? 64। आइए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन भाषा का अंग है? भाषा का अंग बताना है कौन सा? पहला ऑप्शन है ध्वनि और वर्ण, जिसको अक्षर ब्रैकेट में लिखा गया है। दूसरा है शब्द, जिसे पद भी कहते हैं। और तीसरा है वाक्य। और चौथा है उपरोक्त सभी। तो भाषा का कौन सा अंग है बताइए? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। भाषा के क्या हैं? वर्ण ध्वनि से भी बनता है, शब्द से भी बनता है और वाक्य से मिलकर ही बनता है क्या? भाषा। तो भाषा के ये सभी क्या हैं? ये सभी अंग हैं। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। आइए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? यानी एक स्टेटमेंट दिया गया है और बताना है कौन सा सत्य है, कौन सा सही है। पहला स्टेटमेंट है, किसी देश अथवा जाति को जीवंत रखने का सर्व प्रमुख साधन क्या था? साहित्य होता है। ठीक है, दूसरा स्टेटमेंट है, ज्ञान राशि के संचित कोष को साहित्य कहा जाता है। ज्ञान राशि के संचित कोष को साहित्य कहा जाता है। तीसरा है, रामायण और महाभारत भारत के प्राचीन साहित्य हैं। ठीक है, और ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी कथन सत्य हैं। क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी ये सारे स्टेटमेंट क्या हैं? ये कथन सारे सत्य हैं। ठीक है, आइए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, महात्मा बुद्ध के उपदेश तथा सम्राट अशोक के अभिलेख किस भाषा में प्राप्य हैं? ये शायद क्वेश्चन रिपीट हो गया ना। महात्मा बुद्ध के उपदेश और सम्राट अशोक के अभिलेख किस भाषा में प्राप्य हैं? तो क्या था इसका सही आंसर? आप लोग बताइए। ऑप्शन नंबर ए प्राकृत, ऑप्शन नंबर बी पाली, ऑप्शन नंबर सी अपभ्रंश या इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, पाली। ठीक है, आइए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, आधुनिक भारतीय आर्य भाषा कौन सी है? आधुनिक भारतीय आर्य भाषा हिंदी। ठीक है, अब हिंदी आदि का विकास प्राचीनतम भाषा से हुई है। किस प्राचीनतम भाषा से हम लोगों ने हिंदी भाषा को लिया है, वो पूछ रहा है। पाली, प्राकृत, अपभ्रंश या ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही आंसर, अपभ्रंश। क्या हो जाएगा? अपभ्रंश। और भारतीय जितने भी भारतीय भाषाएं हैं, वो अधिकतर भाषाओं की उत्पत्ति जो किससे हुई है?
अपभ्रंश से ही हुई है। ठीक है, उसी तरह भारतीय आर्य भाषा जो है हिंदी, उसकी उत्पत्ति भी अपभ्रंश से हुई है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, आइए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, पाली का शाब्दिक अर्थ क्या है? पाली का शाब्दिक अर्थ क्या है? दूसरा है प्रिय वचन, दूसरा है बुद्ध वचन, तीसरा है कल्याणार्थ वचन, या चौथा मधुर वचन। क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बुद्ध वचन। जैसा कि मैंने पढ़ाया कि बुद्ध और सम्राट अशोक के जो अभिलेख थे वो किस में पाए गए हैं? पाली भाषा में ही पाए गए हैं। तो इस प्रकार से ये भी बोला जाता है कि बुद्ध जो अपने वचन उपदेश दिया करते थे वो पाली भाषा में भी दिया करते थे। ठीक है, तो पाली भाषा से क्या शाब्दिक अर्थ क्या निकलता है कि प्राचीन पाली भाषा भारत की एक भाषा थी और हिंदी यूरोपियन परिवार की ये भाषा थी। हिंदी यूरोपियन भाषा की परिवार की एक बोले जाने वाली प्राकृत भाषा थी। पाली का वैसे भी शाब्दिक अर्थ होता है पवित्र रचना। क्या होता है? पवित्र रचना। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। आइए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। ठीक है, अगला प्रश्न है, देवनागरी लिपि का विकास किस लिपि से हुआ है? अब देवनागरी लिपि में हम लोग लिखते भी हैं, जानते भी हैं सब कुछ। हिंदी भाषा जो ये सारी भाषाएं लिखी गई है वो किस में लिखी गई है? देवनागरी लिपि में ही लिखी गई है। ये जो क्वेश्चन लिखा हुआ है देवनागरी लिपि में ही लिखा हुआ है। तो इस लिपि का विकास जो है वो किस भाषा या किस लिपि से हुआ है? पहला है ब्राह्मणी, दूसरा है खरोष्ठी, या तीसरा हिब्रू लिपि, या आर्मेइक लिपि। क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ब्राह्मी लिपि। ब्राह्मी लिपि से ही देवनागरी लिपि का विकास हुआ है। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। आइए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है और अगला और आखिरी प्रश्न है, देवनागरी लिपि मूलतः क्या है? देवनागरी लिपि मूलतः क्या है? ठीक है, वर्णात्मक है, चित्रात्मक है, अक्षरात्मक है, या प्रतीकात्मक है? बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, अक्षरात्मक है। ठीक है, इसमें बहुत सारे वर्ण, अक्षर, व्यंजन, स्वर ये सारे मिलकर बने हुए हैं, इसलिए अक्षरात्मक हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। वैसे भी और सारी भाषाएं हैं जो अक्षरात्मक होती है, जैसे संस्कृत, पाली, हिंदी, मराठी, कोंकणी, सिंधी, कश्मीरी, नेपाली, गढ़वाली, ये सारी, भोजपुरी, मैथिली, संथाली, मगही, अंगिका, ये सारी क्या हो जाएगी? अक्षरात्मक ही हो जाएंगी। ठीक है, आज की क्लास यहीं से समाप्त करते हैं। ठीक है, क्लास पसंद आई है तो एक लाइक कर दें।